Hello everyone, this is CA Isha Agarwal and welcome back to the channel. And in today's video, we are going to solve MTP Series 1 released by ICI for September 24 examinations. I know थोड़ा सा late हो गया है since September 24 के examinations are almost here, but I feel it's the right time to solve the MTP क्योंकि अभी तक आपका syllabus revise हो गया होगा और आप अब exam ready हो गए हो. So the mock test is a must attempt now. तो आज की वीडियो में हम ये mock test paper solve करने वाले हैं. This video will be giving you a guided solution on how to solve the MTP, how to approach the questions. आपको MCQs कैसे attempt करने चाहिए, descriptive questions कैसे attempt करने चाहिए, descriptive questions में क्या क्या words important है, MTP solve करने का approach क्या होना चाहिए, so that you are able to complete your paper on time and बहुत अच्छे से आप अपना paper attempt कर सकते हो. So not even wasting a minute, let's get started with the paper. We will try and not waste even one of your minute because अब exams are almost here and आपका time is very precious. So part 1 है case सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू एंड ये आता है 30 मार्क्स का. आप अपने एग्जामिनेशन में भी देखोगे कि आपको वन लाइनर एमसीक्यूज या फिर जो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, सेपरेट स्टैंड अलोन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थोड़े कम देखने मिलेंगे, केस स्टडी बेस्ड ज्यादा देखने मिलेंगे. आजकल पैटर्न यही हो गया कि 3 से 4 केस सिनेरियोज दे दिया जाता है एंड एक दो ऐसे स्टैंड अलोन क्वेश्चन दे दिए जाते हैं. सो मेक इट अ पॉइंट कि आप ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करके जा रहे हो सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द एमसीक्यूज रियली वेल इन द एग्जामिनेशन. चलो सबसे पहला इस केस सिनेरियो 1. केस सिनेरियो 1 में कहा है मेसर्स विश्वचार्य एंड एसोसिएट्स, अ सीए फर्म बेस्ड इन ओडिशा, इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ सीबीएफ बैंक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24. तो आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे बैंक का केस है एंड ऑडिट का केस है, तो ये ऑडिट ऑफ बैंक से क्वेश्चन आया है, कहीं और से नहीं. तो आपको उसके प्रोविजंस आप याद करने स्टार्ट कर देने चाहिए. ये है हमारा ऑडिटर एंड ये बैंक है इस ऑडिटर का क्लाइंट. During the course of audit, it has come to the notice that CBF Bank has sanctioned an overdraft facility of 75 lakhs to Times Limited. तो Times Limited को CBF Bank ने overdraft facility दी है. However, as per the stock statement furnished for the last quarter, the drawing power was calculated to be 50 lakhs. तो यहाँ पे SL यानी sanction limit जो है आपका 75 lakhs है, बट जो DP है यानी ड्रॉइंग पावर वो है आपका 50 lakhs. It was observe that the few advances were granted by सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दूसरा स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पे आपको सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की प्रोविजंस याद हो जानी चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी दिया हुआ एडवांस हम एनपीए तभी मानते हैं जब वो एडवांस इन्वोक कर देती है हमारी गवर्नमेंट, बट इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए अगर वो एडवांस ड्यू हो गया है तो हम उसे एनपीए मान लेते हैं. वेयर स्टेट गवर्नमेंट में ऊपर वाला ये प्रोविजन तो सेम रहता है कि एनपीए तभी माना जाता है जब गारंटी इन्वोक होती है, पर यहाँ पे इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए भी हम एनपीए तभी मानते हैं जब गारंटी इन्वोक होती है एंड डेज से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है. तो आइए पढ़ते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, हाउएवर द गारंटी वाज नॉट इन्वोक्ड, मतलब अभी तक ये एनपीए नहीं बना है, बट इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए बन गया है अगर डेज एक्सीड हो गए. एज द एडवांसेस वर ओवरड्यू बाय 75 days. These advances were classified as standard assets and were regarded as NPA for income recognition purpose. एकदम सही किया है. अभी एनपीए नहीं बनाना है, इनको स्टैंडर्ड एसेट्स ही कंसिडर करना है क्योंकि गारंटी इन्वोक नहीं है, बट इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए आप इसे एनपीए मान सकते हो. State government as a part of power generation initiative, however the guarantee was not invoked, तो यहाँ पे भी इसे standard asset ही मानना है and the advances were overdue by 80 days. These advances were also classified as standard assets and were regarded as in NPA for income recognition purpose. देखो ये चीज तो इन्होंने सही की है बट ये गलत कर दिया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए भी एनपीए नहीं मानना है. Additionally, XYZ Limited is a borrower availing cash credit limit. तो सबसे पहला हमारा कस्टमर था बैंक का टाइम्स लिमिटेड एंड दूसरा है हमारा XYZ Limited. Is a borrower availing cash credit limit of 110 यानी 110 लाख का इसने कैश क्रेडिट फैसिलिटी लिया है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ पेड स्टॉक्स एंड डेटर्स अप टू 90 days. Margin stipulated was 25% of stock and 40% of debtors.
बैंक हैज कैलकुलेटेड ड्रॉइंग पावर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू दे दी है, डेटर्स की वैल्यू दे दी है, पर यहाँ पे कहा है कि इस 130 लाख में 7 लाख का स्टॉक ऐसा है जो पूरा डैमेज है, तो आप ये ड्रॉइंग पावर या मार्जिन फैसिलिटी में कंसिडर नहीं कर सकते, आपको ये रिमूव करके ड्रॉइंग पावर लगाना पड़ेगा। फिर वैल्यू ऑफ डेटर्स एक्सीडिंग 90 डेज, तो यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि हम डेटर्स अप टू 90 डेज में ही आपको कैश क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, तो ये भी आपको हटाना पड़ेगा, ये 10 लाख भी हट जाएगा क्योंकि ये डेटर्स 90 दिन से ज्यादा के है। एंड लास्ट आता है वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, जो आपको दोनों एसेट से लेस करना होगा जब आप मार्जिन कैलकुलेट कर रहे होंगे। Also, the outstanding balance in one of the loan accounts was 25 lakhs and the realizable value of the security as assessed by bank or approved valuers was 2.25 lakh. तो 25 लाख का लोन था एंड इसका 10% होता है 2.5 लाख, तो यहाँ पे तो भैया एसेट 2.5 लाख से भी गिर गया, यानी वैल्यू ऑफ एसेट 10% से भी नीचे है एंड दिस इज नोन एज इरोजन। तो इरोजन में अगर वैल्यू 10% से भी नीचे आ जाए तो इसको कहते हैं लॉस एसेट। Bank identified the same as erosion in the value of security. It was classified as doubtful category and provision was made for doubtful assets. मेरे हिसाब से लॉस एसेट्स हो जाना चाहिए क्योंकि भैया एसेट का वैल्यू तो 10% से भी नीचे गिर गया है, बैंक बेचने भी जाएगा तो उसे 10% से भी नीचे वैल्यू मिलेगा, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ लॉस एसेट ओनली। As discussion also took place among the team members regarding issuance of audit reports after completion of bank audit and annexure to the same, such as long form audit report, report on compliance with SLR requirements, report on treasury operations, report on compliance as per Ghosh committee recommendations, ये नहीं होगा report on adverse credit lending ratio in rural areas, correct। अब जो मैंने ऐसे बनाया है, इसमें साइड नोट्स बनाए हैं, आपको भी एमसीक्यू ऐसे ही सॉल्व करना है, केस स्टडी ऐसे ही पढ़नी है कि आप साइड में आंसर समझते जाओ, प्रोविजन याद करते जाओ, दिस विल हेल्प यू सॉल्व द एमसीक्यूज रियली क्विक। अगर आप केस स्टडी बस नॉर्मली पढ़ के क्वेश्चन में आ जाओगे तो आप यहाँ पे अटक जाओगे एंड सोचने लग जाओगे प्रोविजन क्या है, तो इट्स बेटर कि केस स्टडी पढ़ते जा रहे हो साथ साथ में उसका प्रोविजन आप लिखते जाओ या प्रोविजन याद करते जाओ। सबसे पहला, with respect to overdraft facility sanction to time limit, the account would be termed as out of order if outstanding balance remains continuously in excess of 75 lakhs। बिल्कुल हाँ, sanction limit से ज्यादा अगर आप लोन लोगे तो वो out of order होगा ही। outstanding balance remains continuously in excess of 50 lakh, हाँ अगर ड्रॉइंग पावर से भी ज्यादा आप लोगे लोन तो उसको भी हम मान लेंगे out of order। The outstanding balance in account is less than 75 lakh, but there are no credits or payments deposited into account continuously for 90 days। हाँ तो 90 दिन का क्राइटेरिया आ गया एंड कोई क्रेडिट नहीं है हमारे बैंक अकाउंट में या लोन अकाउंट में, तो भी उससे आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन 50 लाख, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 50 लाख ड्रॉइंग पावर से नीचे है तो आउट ऑफ ऑर्डर क्या बोलना, ये नहीं होगा। ये तीन केसेस में हमारा जो लोन अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, तो आपको ऑप्शंस में ढूंढना है 1 2 3, तो 1 2 3 है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the which of the treatment by bank on the provisioning and income recognition is correct in case of bank guarantee given by central government and state government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इनका जो एक्शन है या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो सही है, पर स्टेट गवर्नमेंट ने इन्होंने गलत कर दिया है, तो आंसर होगा फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट बट ऑप्शन 2 इज नॉट, ओनली 1 इज करेक्ट। So, the next question is, in the given case, drawing power of the borrowing XYZ Limited should be। तो यहाँ पे आपको ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले स्टॉक पे आ जाओ। 130 माइनस 7 123 माइनस क्रेडिटर्स आपका 60 दैट इज 63, इसका अगर आप 75% निकाल लो एंड अगर डेटर्स पे आए तो 75 माइनस 10 65 65 का अगर आप 60% निकाल लो, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो 63 का होता है आपका 75%। मैं बता देती हूँ एक बार, 63 का 75 63 का आपका 75% इज 47.25 प्लस 65 का 60% इज आपका 39, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा आपका 86.25। अब देखो
हमेशा याद रखना कि ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट से ऊपर नहीं हो सकता। तो आपका यहाँ पे सैंक्शन लिमिट कितना है, सैंक्शन लिमिट कितना है XYZ लिमिटेड में? सैंक्शन लिमिट इन्होंने कुछ नहीं दिया है, इन्होंने कुछ नहीं दिया है, तो आपका यहाँ पे हमें मानना होगा 86.25 इज द करेक्ट आंसर। Next, bank has identified an erosion in the value of security and has made a provision for doubtful assets. Whether the treatment by bank for doubtful assets is correct or not. तो सबसे पहला करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट नहीं, मैंने बोला इसमें लॉस एसेट होना चाहिए, तो करेक्ट तो नहीं है। फिर यहाँ पे सी ऑप्शन है करेक्ट है, नहीं है। अब हमें नो में देखना है कौन सा सही है। The existence of such security should be ignored and the asset should be straightaway classified as loss asset. It may be either written off or fully provided by the bank. मुझे लग रहा है ये सही है, बट हम लास्ट वाली पढ़ लेते हैं। The existence of security should be ignored and the asset should be straightaway classified as loss asset. Provisioning should be made for doubtful assets. No, ये गलत है। Loss asset है पूरा, आप 100% इसको write off कर सकते हो। The statutory central auditor of a bank must furnish, in addition to the main report, various other audit reports. From the option, choose the audit report that Messrs. Vishwacharya and Associates shall furnish. सबसे पहले आपका लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, थर्ड इज रिपोर्ट ऑन ट्रेजरी ऑपरेशंस, फोर्थ इज रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस एज पर घोष कमेटी रिकमेंडेशन एंड फिफ्थ इज एज पर रिपोर्ट ऑन एडवर्स क्रेडिट। तो मैंने आपको बोला था 1, 2, 3 और 5 होगा, 4 नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4 आपको ढूंढना है, बी में है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। Priority Limit is a large company engaged in the manufacturing of terry towels, making steady profits on year-to-year basis. PMR and Associates, the statutory auditors of the company since last 2 years, are in the process of establishing audit strategy for conducting statutory audit under Companies Act 2013 for year 23-24। तो ये 2 साल से audit strategy establish कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या establish कर रहे हैं। The company has 5 branches which are audited by independent auditors appointed under Companies Act। तो अगर आपको पता हो तो ब्रांच का ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी कर सकता है और कोई ऑडिटर भी कर सकता है who is eligible to become a statutory auditor as per Companies Act. It also has a wholly owned subsidiary company which is audited by another audit firm under the name JKL and Associates. The engagement team has noticed that the company has made several bank accounts and there is substantial movement in fixed deposits during the year, leading to risk in misstatement in cash and cash equivalent। तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। The engagement team has planned procedures regarding the same. At the planning stage, engagement partner is always also trying to set materiality for the financial statements as a whole। यहाँ पे उन्होंने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है, रेवेन्यू इतना है, एसेट्स इतने हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है एंड टोटल लायबिलिटीज इतनी है। While designing a sample for verifying revenues of a company as a part of test of details, engagement partner has determined tolerable misstatement for 5 lakh in order to address the risk of aggregate of individual material misstatements may cause the financial statements to be materially misstated and provide a margin for the possible undetected misstatements। तो यहाँ पे जब उनको लेवल रखना है 5 लाख से ऊपर, उनके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है या हर चीज जरूरी है। तो मटीरियलिटी लेवल आपको आसपास सबसे ज्यादा क्या लग रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एज अ परसेंटेज वो बना सकते हैं क्योंकि वही सबसे पास है आपके 5 लाख के। One of the newly joined engagement team members has little conceptual understanding of tolerable misstatement determined by engagement partner. He also has no idea of the effect of change in tolerable misstatement on sample size। तो यहाँ पे sampling का भी question आ सकता है ऐसे 530 से। During the course of audit, while performing test of details, engagement team has come across certain misstatements in selecting sample pertaining to verification of revenue. The team has projected misstatements to population of revenues. The team wants to comply with standards on auditing strictly। comply करना ही होगा, आपको मन थोड़ी हो सकता है, आपको करना ही होगा। standards on auditing compulsory होते हैं, वो कोई आपकी मन मर्जी के नहीं होते हैं। The auditors of the company are in the process of establishing audit strategy. Which of the following is not a relevant factor in establishing audit strategy? Audit strategy में क्या establish होता है? Scope, timing and direction of audit. Consideration of 5 branches बिल्कुल important है।
कंसिडरेशन ऑफ होल्डली ओन सब्सिडरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ होल्डिंग एजीएम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. टाइमिंग कैसे डिटरमाइन होगा, कितने दिन में क्या प्लान खत्म करना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है. नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान प्रोसीजर्स ये इरेलीवेंट है, ये आपका प्लानिंग का पार्ट है, स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं होता है. ऑडिट प्लानिंग में आप नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज देखते हो, या सॉरी नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स देखते हो. For priority limited, which benchmark would the engagement partner most likely to use for setting the materiality of the financial statements as a whole? मैंने आपको बोला जब उनको 5 लाख से ज्यादा चीजें इमटेरियल रखनी है, 5 लाख की कम ही चीजें इमटेरियल रखनी है, तो सबसे पास क्या होगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो उनको प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखना चाहिए अपना मटेरियलिटी का बेंचमार्क, ताकि कम से कम जो एरर्स है वो इग्नोर हो और ज्यादा से ज्यादा वो ऑडिट कर पाए. In the given case scenario, assume that the engagement partner has decided to increase the tolerable misstatement to 10 lakhs. मतलब वो 5 लाख पहले टॉलरेट कर रहे थे, अब वो 10 लाख टॉलरेट करने को रेडी है. तो अगर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा तो सैंपल साइज क्या होगी, ऑब्वियसली आपको कम करनी होगी, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा एरर एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब आपको कम प्रोसीजर लगानी है, कम प्रोसीजर लगानी है तो कम सैंपल साइज पे प्रोसीजर्स लगानी है. Select the correct statement. It would lead to decrease in sample size, increase in sample size, no effect on sample size. It is not possible to draw inference on sample size. काय का not no inference. जैसे जैसे आप मटेरियलिटी लेवल बढ़ाते जाओगे, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट बढ़ाते जाओगे, आपका सैंपल साइज जो है कम होते जाएगा. इसमें कोई इन्फ्रेंस थोड़ी है, डिक्रीज ही होगा आपका सैंपल साइज. While performing procedures on design sample, the engagement team identified certain misstatements in selected sample and projected the entire population of revenues. According to the requirements of standards on auditing, which statement is correct in this regard? Anomalous misstatement is the auditor's best estimate of misstatement in the population. नहीं भैया, anomalous plus projected ये दोनों मिला के बेस्ट एस्टिमेट होता है, ये आप पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी. अनोमलस प्लस प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज द बेस्ट एस्टिमेट. नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड प्लस अनोमलस इज द बेस्ट एस्टिमेट. ये करेक्ट लग रहा है मुझे, आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. व्हाइल प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड्स टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, सैंपल प्रोवाइड्स अ रीजनेबल बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑन टेस्टेड पॉपुलेशन. गलत. while when projected and anomalous statement if any exceeds tolerable misstatement, sample provides a reasonable basis. ये भी गलत है, ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट होगा. अब आते हैं केस सिनेरियो नंबर 3 पे. तो बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट इज कंसिडरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एमएनओ एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. मतलब ये हो गया आपका ऑडिटर एंड ये हो गया आपका क्लाइंट. As independent auditors of the financial statements, the trust is engaged in providing healthcare services. It is in interest of both auditor and client to issue an engagement letter so that the possibility of misunderstanding is reduced to great extent. बिल्कुल सही सोचा है इन्होंने. जो ऐसे 210 है वो आपको प्रोवाइड करता है अबाउट लेटर ऑफ एंगेजमेंट, एंड आपको ऑडिट स्टार्ट करने से पहले जरूर ये देना चाहिए, क्लाइंट से साइन करवाना चाहिए, ताकि बाद में मिस कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो एंड ऑडिट स्मूथली चल सके. It is therefore important that each party should be clear about the nature of engagement. It should exactly specify the scope of work. Such an engagement letter is exchanged between trust and auditors. While performing audit procedures, it is noticed by auditor that bills of two vehicles are not in the name of trust but in the name of trustees. तो ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए. कंपनी का बिल है, कंपनी के बुक्स में रिकॉर्डेड है, तो सब कुछ कंपनी के नाम पे होना चाहिए. कौन सा असर्शन बता रहा है आपको? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. आपको पता हो हम हर पीएनएल बैलेंस शीट आइटम में एटलीस्ट 5 असर्शन चेक करते हैं, उसमें से एक राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी होता है. कोई भी एसेट होता है तो हम देखते हैं टाइटल डीड्स क्या कंपनी के नाम पे, परचेज अग्रीमेंट क्या कंपनी के नाम पे. ये क्यों करते हैं? हम देखना चाहते हैं क्या राइट्स कंपनी के पास ही है, क्योंकि अगर राइट्स कंपनी के पास होंगे तब तो वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनका एक्सपेंस आना वैलिड है, पर अगर नहीं होंगे तो मतलब पर्सनल एक्सपेंस या किसी और के एक्सपेंसेस तो वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएंगे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आएंगे. The said vehicles are used for the activities of trust. It is also noticed that the sum of 50 lakhs is reflected in trust financial statements in the name of Gamma Instrument and Equipment and the schedule of creditors. The said amount is outstanding since 2 years. The auditor sent confirmation request to the supplier and seeks management cooperation in this regard. However, management of the trust informs the auditor regarding certain dispute going on with the supplier of equipment due to quality issues. यहाँ पे लग रहा है मैनेजमेंट झोल कर रहा है, इसीलिए मैनेजमेंट इतनी बातें बना रहा है, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा किसी का भी अमाउंट ड्यू है तो मतलब कि
मैनेजमेंट को वहां पे सीधा सीधा बोलना चाहिए, आराम से कंफर्मेशन भेजिए, कुछ ना कुछ तो आपको रिप्लाई आएगा ही। अगर मैनेजमेंट रोक रहा है कंफर्मेशन देने से, मतलब मैनेजमेंट ने कुछ ना कुछ जोड़ के रखे करके रखा है, या तो ये फिक्टिशियस एंट्री है, डुप्लीकेट एंट्री है, या ऐसा कोई क्रेडिटर है ही नहीं, मतलब फेक एंट्री है। It is further informed that the dispute is near settlement and it would not be proper to send confirmation request as it can affect negotiation process. देखो एज एन ऑडिटर आप सीधा कोई इन्वेस्टिगेटर तो होने के आप हमला कर दो और क्लाइंट को बोल दो कि तुम झूठे हो, फरेबी हो। पर हाँ, आप ये कर सकते हो, जब ये इतना डिस्प्यूट ये सब का नाटक बता रहे हो तो आप उनसे डिस्प्यूट का नोटिस ले सकते हो, डिस्प्यूट की प्रोसीडिंग्स पढ़ सकते हो एंड समझ सकते हो क्या वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। अगर नहीं बोल रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हो अपना रिपोर्ट, और अगर सच बोल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बट यूजुअली अगर 2 साल से ज्यादा कोई क्रेडिटर है, कोई डेटर है एंड तब आपको क्लाइंट कंफर्मेशन भेजने के लिए मना करे, तो वहां पे फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं। बेस्ड ऑन द above facts, आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहला, एज रिगार्ड्स एंगेजमेंट, exchange of engagement letter between trust management and auditors is concerned, which of the following is true? Engagement letter is sent by MNO to बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट, बिल्कुल सही लाइन है। आपको अगर बता दूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है। ये स्टार्टिंग होती है कोई भी एंगेजमेंट लेटर की, हमेशा ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर बनाता है, क्लाइंट उसे साइन करता है, क्लाइंट एंगेजमेंट लेटर नहीं बनाता है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि क्लाइंट एंगेजमेंट लेटर बनाएगा, ऑडिटर उसे देखेगा, उसको देख के खुश होगा एंड उसके बाद ऑडिट होगा। नहीं, ऑडिटर बनाएगा, क्लाइंट एक्सेप्ट करता है तब ऑडिटर उससे आगे बढ़ता है। It includes a reference to the expected form and content of the report to be issued by then and statement that there may be circumstances in which report may be differ from expected form and content. बिल्कुल सही बोला है इन्होंने, वो expected form and content के बारे में बताता है, situations जब ये डाइवर्ट हो सकती है वो भी बताता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो उनके कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट है एंड उनको पता होना चाहिए किस फॉर्म एंड किस कंटेंट में उनका ऑडिट रिपोर्ट जाएगा। एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट, बिल्कुल ही गलत है। Engagement letter is sent by MNO Associates to Bandhu Charitable Trust. It includes reference to expected form and content of report to be issued by them. However, it does not include a statement that such report may differ from expected form and content. गलत बात, आपको कुछ छुपाना नहीं है क्लाइंट से। Engagement letter is sent by MNO to Bandhu Charitable Trust. However, it does not include a reference। वाह, यहाँ पे तो चेंज सोचो, चेंज का सिचुएशन भाड़ में जाए, पहले हम यही नहीं बताएंगे कि हमारा रिपोर्ट कैसे दिखने वाला है, तो ये गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Considering the issues related to vehicles as described in the case study, identify the most appropriate statement। तो यहाँ पे इन्होंने 4 assertions के नाम दिए, आपको बताने कौन सा assertion की टेस्टिंग हो रही है। हमने ऊपर ही बता दिया, यहाँ पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे व्हीकल है क्लाइंट के पास, एग्जिस्टेंस सर्टिफाइड है, अगर आप पीवी ये सब करते हो तो आपको कंप्लीटनेस भी सर्टिफाई हो जाएगा, पर राइट्स आपको सर्टिफाई आप नहीं कर पा रहे क्योंकि ट्रस्ट के नाम पे बिल नहीं है। तो यहाँ पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का असर्शन वेरीफाई हो रहा है। What course of action should the auditor take regarding the amount payable to the equipment supplier when the management has communicated that sending a confirmation request could negatively impact the negotiation process? तो मैंने यहाँ पे बोला था, आप कोई पुलिस ऑफिसर तो होने के आप 2-4 थप्पड़ मारोगे क्लाइंट को और उनसे उगलवाओगे कि ये सच है या नहीं। ऑल यू कैन डू इज यू कैन एग्जामिन द वैलिडिटी। जब वो इतना डिस्प्यूट केस ये सब बता रहे हो तो उनके पास ऑब्वियसली नोटिसेज भी होंगे, लीगल नोटिसेज होंगी, क्लाइंट का रिप्लाई होगा, सामने वाले क्रेडिटर का रिप्लाई होगा, आप सब पढ़ के उसकी वैलिडिटी एग्जामिन कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि डिस्प्यूट नहीं है एंड क्लाइंट ये सब फेक कर रहा है तो आप क्वालिफाई कर सकते हो, अगर नहीं तो नॉर्मल जो आप रिपोर्ट कर रहे थे, अगर आप अनक्वालिफाइड कर रहे थे तो अनक्वालिफाइड कर सकते हो। ऑर्डर शुड इशू एडवर्स ओपिनियन नहीं, डायरेक्टली आप एडवर्स ओपिनियन नहीं इशू कर सकते हो, आपको पहले टेस्ट करना होगा कि क्लाइंट सच बोल रहा है या नहीं। Auditor should seek audit evidence as to validity and reasonableness of reasons for refusal and perform alternative audit procedures। ये मुझे सही लग रहा है। Auditor should withdraw from the engagement, नहीं है कोई रीजन नहीं आ रहा है, कोई तुमको क्लाइंट बोलेगा डिस्प्यूट है तुम विड्रॉ कर लोगे एंगेजमेंट, इतना आसान होता है क्या। Auditor should disclaim opinion, नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं दे कोई डिस्प्यूट का कुछ रिप्लाई या कुछ भी नहीं दे तब डिस्क्लेमर देना ठीक है, बट अभी से तुम डिस्क्लेम नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। CA Prince, after developing audit strategy for Vedika Limited, develops an audit plan but finds a need to revise the materiality level set earlier and therefore a deviation from already set audit strategy is felt necessary. In this case, he should drop the audit and withdraw from the engagement,
devise a new audit plan and then change the strategy. तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आता है ऑडिट स्ट्रेटेजी, फिर आता है ऑडिट प्लान. तो कभी भी अगर कुछ चेंज करना है तो पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी चेंज होगी, फिर हमारा ऑडिट प्लान चेंज होगा. यहाँ पे उसको रिवाइज करना है अगर कुछ, तो पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी चेंज करो, फिर ऑडिट प्लान चेंज करो. ऑडिट से विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट मॉडिफाई द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड देन प्रिपेयर द ऑडिट प्लान, ये सही है. कंटिन्यू विद ऑडिट प्लान विदाउट कंसिडरिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी गलत है, क्योंकि ऑडिट स्ट्रेटेजी इज द वन विच डिफाइंस ऑडिट प्लान. जैस्मीन was of the view that audited financial statements are not guarantee against probable wrongdoings in the financial matters of the company. What kind of assurance does the audit of financial statements provide? ये मुझे लगता है आप भर भर के इसका एमसीक्यूज ऑलरेडी कर चुके होंगे. रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, अब आपको याद हो गया होगा, आपके खून में होगा कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है. रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज नॉट अ गारंटी. लो लेवल ऑफ एश्योरेंस, अरे 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 कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, यहाँ है. लो लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस हाँ, एब्सोल्यूट नहीं, मॉडरेट नहीं. बी इज द करेक्ट आंसर. CA Raman instructed his article to verify whether employee benefit expense has been fairly allocated between operating and general expenses. Which of the following assertions is being addressed? तो जब वो allocation की बात हो रहा है, मतलब वो देख रहा है कि PL में ये दोनों सही से present हुए हैं या नहीं, तो यहाँ पे हम presentation and disclosure assertion को verify कर रहे हैं. And that was the MCQ for us. MCQ में टाइम लगता है, आपको भी टाइम लगेगा, तो इट इज यूजुअली सजेस्टेड कि आप पहले डिस्क्रिप्टिव कर लो एंड उसके बाद अपना लास्ट 1 आवर या लास्ट 45 मिनट्स एमसीक्यूज पे दे दो. बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर एमसीक्यू से स्टार्ट करें तो बहुत टाइम एमसीक्यूज में चला जाता है, हम डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते आने के बाद भी. सो आई यूजुअली सजेस्ट कि डिस्क्रिप्टिव पहले अटेम्प्ट करो, एमसीक्यूज थोड़ा बाद में अटेम्प्ट करो. अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव में. इसमें आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. देख लेते हैं इन्होंने कितने क्वेश्चंस दिए हैं. वाओ, बहुत सारा ऑप्शन है. 6 ऑप्शन क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी एंड बाकी रिमेनिंग 5 में से आपको कुछ 3 अटेम्प्ट करना है. तो दैट इज अ बोनस कि आपको 5 में से सिर्फ 3 अटेम्प्ट करना है. आप 2 कोई भी हटा सकते हो. तो अगर आपने कोई चैप्टर नहीं किया है या अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता है तो आप उसके क्वेश्चन स्किप कर सकते हो. हाउएवर आफ्टर सीइंग द एमटीपी सीरीज 1 मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चंस का लेवल इज फेयरली मॉडरेट, बहुत हार्ड नहीं है ऐसा. बहुत अलग सा कुछ इन्होंने नहीं पूछा है. हाँ, एक चीज विच आई फेल्ट इज क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग. आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए. आपको आंसर जरूर आता होगा जब मैं अभी आंसर दिखाऊंगी, बट हो सकता है कि आपको उस क्वेश्चन को देखते ही समझ नहीं आया होगा कि ये आंसर होना चाहिए. तो उसके लिए आप यही कर सकते हो कि जितना क्वेश्चंस पॉसिबल है, जितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पॉसिबल है सॉल्व करो. कोई भी स्कैनर ले लो एंड जितना पॉसिबल टॉपिक से क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते रहो दोबारा दोबारा, एंड यू विल सी दैट यू विल हैव द हैबिट कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. सबसे पहला आता है क्वेश्चन 1A. क्वेश्चन 1 होता है हमारा कंपलसरी, तो इसको करना है बिल्कुल कंपलसरी. Subodh has recently joined an audit firm as an article assist clerk. He was in the process of assembling audit work papers in the audit file as per instruction of a senior. While assembling, he noticed the working papers in audit file, audit planning, review, audit field, review by manager, review by engagement partner, review by EQCR, review response and audit memo, review by partner, review by EQCR, finalization of audit report and issuance of audit report. The above working papers list certain factors which are considered by the auditor while establishing audit strategy. Explain how this consideration highlighted in above working papers could have helped the auditors. अब देखो, बच्चे इसको सोच के या इसको देख के घबरा जाएंगे. इतना बड़ा टेबल है, टाइमिंग है, कुछ इससे रिलेटेड होना चाहिए. इससे ये क्या पूछने की ट्राई कर रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या EQCR का कोई रिलेशन है, फील्ड वर्क का कोई रिलेशन है. ये तो मुझे समझाया ही नहीं मेरे टीचर ने कि फील्ड वर्क क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है. तो घबराना नहीं है. अब देखो लास्ट में इन्होंने क्या पूछ लिया है, लास्ट में फैक्टर्स which are considered by the auditor in establishing audit strategy. Explain how these consideration highlighted in above working papers could have helped the auditor. बस ये पूछ रहे हैं. ऊपर उनको टाइमिंग ये सबसे कोई मतलब नहीं है. तो आपको यहाँ पे ये सब नहीं लिखना है कि वर्किंग पेपर्स क्या है या वर्किंग पेपर्स कब बनाए जाने चाहिए या आपका ऑडिट स्ट्रेटेजी कब बनाया जाना चाहिए. तो ये सब उन्होंने नहीं पूछा है. उन्होंने आपको जस्ट ये पूछा है कि ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैक्टर्स है
which could have helped the auditor. The auditor shall establish an overall audit strategy that sets the scope, timing, and direction of audit and guides into development of audit plan. One of the factors to be taken into consideration while establishing audit strategy relates to ascertaining of reporting objectives of engagement to plan the timing of audit and nature of communication required. तो यहाँ पे अगर आपके चाहे तो आप सिर्फ ऊपर का लाइन लिख सकते हैं, ये अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले एंटिटी कब कब क्या क्या रिपोर्ट करने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स, डिस्कशन विथ मैनेजमेंट कि क्या क्या डिस्कशन होने वाला है, क्या क्या कब क्या चीजें डिस्कस करनी है, कैसा हमारा रिपोर्ट होगा, कब तक हम रिपोर्ट दे पाएंगे, डिस्कशन विथ मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन ऑडिट स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, मतलब कि हमारा काम कहाँ तक पहुंचा है, आगे हम क्या करने वाले हैं, सो दैट इवन द मैनेजमेंट नोज द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट। एंड लास्टली एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो अगर आप एंगेजमेंट टीम को बस ले जाओगे एंड डिस्कशन कुछ भी नहीं करोगे तो इट इज इम्पॉसिबल कि आपकी एंगेजमेंट टीम स्मूथली परफॉर्म करेगी। तो इसका भी होना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको घबराना ऊपर से कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हैं, ये आपको पता है कि ये सब कुछ सिनेरियोज होते हैं जो कंसिडर करने चाहिए आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते बनाते। इस ये टॉपिक है आपके मैट में और आपके उसमें आईसीआई मॉड्यूल में, जो आपने पढ़ा भी होगा जरूर। तो क्वेश्चन ऊपर से देख के घबराना नहीं है, लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर करना है। CA Tina, while inspecting financial statements of the company, notices the gross profit ratio has increased from 14% to 24%. Considering the above, she has assessed the risk of material misstatement to be high with respect to assertions. CA Tina wants to know few possible reasons which could have led to abnormal jump in gross profit ratio. तो अचानक से 14% से 24% हो गया हमारा gross profit ratio and this is an exceptionally high jump. अचानक से 10% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं जंप कर सकता। तो यहाँ पे वो पूछ रही है कि क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर फ्रॉड्यूलेंट मीन्स की बात करें तो आपका स्टॉक ओवर वैल्यू हो सकता है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया, आपके एक्सपेंस अंडरस्टेट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट येट अगेन ज्यादा हो गया है, सेल्स या रेवेन्यू फेक किया जा सकता है जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज्यादा हो गया। क्योंकि अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में पता चला तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, आपका जो ओपनिंग होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है वो दोनों चीजें आती है एंड सेल्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो पॉसिबल सिनेरियोज टू इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इफ दे वांट टू बी डन बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स यही सब हो सकता है कि स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दो, रेवेन्यू को ओवर वैल्यू कर दो या एक्सपेंस को अंडरस्टेट कर दो। List out possible reasons which could have led to abnormal jump in gross profit ratio. स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया होगा, रेवेन्यू ओवरस्टेट हो गया होगा या डायरेक्ट एक्सपेंस अंडरस्टेट हो गया होगा। अब देखो, अब आप बोलोगे मैम ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, बट ये तो देखो जनरल नॉलेज है ना, वो तो तुमसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम फाउंडेशन पास करके आए हो तो तुम ये सब स्टेट कर पाओगे। तो आपको दिमाग खुले से आंसर करना है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बुक में पढ़ के गया वही से आंसर आना चाहिए। ये आप सुनो सोचोगे अरे ऐसा तो कहाँ था, कोई परसेंटेज था क्या उसमें, कोई पर्टिकुलर आंसर था क्या, ऐसे नहीं चलेगा, आपको ओपन माइंड से आंसर करना है। नेक्स्ट, डू यू अग्री विद द व्यू पॉइंट ऑफ तीशा। तो हमारी तीशा ने क्या कहा था, ड्यूरिंग द डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हर जूनियर मेसेस तीशा एक्सप्रेस द व्यू दैट डिटेक्शन रिस्क इन द एंगेजमेंट शुड बी केप्ट एट हाई लेवल। अरे बुद्धू तीशा, डिटेक्शन रिस्क को कम से कम रखना है। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, रिस्क दैट द ऑडिट प्रोसीजर्स कुड नॉट डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आप चाहते हो कि वो रिस्क हाई रहे कि आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं डिटेक्ट कर पाओ, या लो रहे कि आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा से ज्यादा डिटेक्ट कर पाओ। तो हमेशा याद रखना डिटेक्शन रिस्क आपको कम से कम रखना है, ज्यादा से ज्यादा नहीं। रिस्क जितना ज्यादा रखोगे मतलब आप उतना एक्सेप्ट कर रहे हो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स में नहीं खोज पाऊंगा। एंड ऑडिटर का ड्यूटी क्या होता है, टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड अ फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो उसको डिटेक्शन रिस्क कम से कम रखना है। Detection risk as the risk that the procedures performed by the auditor to reduce the audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement that exists that could be material। तो सबसे पहले आपको डिटेक्शन रिस्क डिफाइन कर देना है, उसके बाद आपको बताना है कि डिटेक्शन रिस्क को लो रखना है, हाई नहीं। Risk of material misstatement has been assessed as high for assertions relating to revenue and direct expenses. Therefore, detection risk has to be kept
at low level, so the material misstatement in these assertions does not remain undetected. Therefore, the view of Isha is not proper. तो इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, डिफाइन कर दिया डिटेक्शन रिस्क को एंड उसके बाद केस से रिलेट कर दिया. इसमें प्लीज आई विल रिक्वेस्ट अपने आंसर को बेकार में मत बढ़ाना सोच सोच के कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए. नहीं, जो सिंपल आपसे क्वेश्चन मांग रहे हैं ऑन पॉइंट आंसर लिखिए. बहुत बार ऑडिट में आप जलेबी की तरह आंसर को घुमाते रहते हैं एंड उसके बाद आपको रिजल्ट क्या मिलता है कि मेरे मार्क्स नहीं है. तो आपको किसी ने नहीं बोला इतना घुमाने, आपको किसी ने नहीं बोला इतना सारा लिखने. आप ऑन पॉइंट आंसर लिखिए, क्वेश्चन ढंग से समझिए, आंसर सही से लिखिए, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे. Expert Industries Limited is engaged in petrochemical business. Due to nature of business, the company has hired PQR Associates, a reputed firm of chartered engineers, to determine the quantity and valuation of inventories for preparation of financial statement. The auditor of Expert Industries Limited want to use the same as audit evidence. Before using the work of PQR Associates management experts, what aspects should be taken care by the auditor? तो फिर क्वेश्चन से घबराना नहीं है. ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो कि अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट का आप हेल्प ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है. 3 चीजें कंसिडर करनी होती है. सबसे पहले केपेबिलिटीज, कंपेटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसिडर करनी होती है. फिर दूसरा देखना होता है कि उसका काम आप कैसे यूज लोगे एंड तीसरा वो कैसे काम कर रहा है. बस इसमें आपको ये 3 ही पॉइंट्स लिखनी है एंड फिर येट अगेन केस से रिलेट करना है. उससे ज्यादा प्लीज मत लिखिएगा, जलेबी की तरह मत घुमाइएगा. If the entity has employed or engaged experts, the auditor may rely on the work of experts, provided he is satisfied the sufficient and appropriate audit evidence is obtained with reasonable assurance to form an opinion on financial statements. ये important है, ये आपको लिखना है, ये आप मिस नहीं करोगे. सबसे पहले कंपिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी देख लीजिए, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ले लीजिए एंड उसके बाद देख लीजिए आप उसका काम कैसे यूज करेंगे. बस इससे आगे कुछ नहीं है. आपको पूरा लिखना ही है. एक्सपर्ट कौन होता है, क्या करता है, कहाँ कहाँ एक्सपर्ट लगता है, नहीं जरूरत है. आपसे किसी ने पूछा कि एक्सपर्ट का काम क्या होता है, एक्सपर्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, किस इंडस्ट्री में यूज होता है, मत लिखिए. Recently, I got an opportunity to check multiple copies of audit जिन्होंने कम मार्क्स लाए थे. हमने किया था ये अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे जिन भी बच्चों के कम मार्क्स आए थे they could send us our copies. एंड इन मल्टीपल कॉपीज को चेक करके मैंने एक ही सिनेरियो, एक ही रिजल्ट बना कि बहुत बच्चे बहुत एक्स्ट्रा लिखते हैं, जो रेलिवेंट है वो नहीं लिखते एंड देन दे फील कि उनका ऑडिट का एग्जाम बहुत अच्छा गया है बट मार्क्स बहुत कम आते हैं. क्यों? क्योंकि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. तो एक ही काम आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस जितना पॉसिबल हो, जितने पॉसिबल सिनेरियोज हो क्वेश्चन के पढ़ें ताकि आपको एक आइडिया मिले, आंसर टेकिंग का आइडिया मिले. अगर आपका एग्जाम अभी जनवरी में भी है, आई विल रिक्वेस्ट की आदत बनाओ कि हर रोज मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ऑडिट का एंड मैं लिखूंगा एंड उसके अलावा मैं 5 क्वेश्चन पढ़ूंगा. आई विल एक्चुअली एकदम मैं प्रॉमिस करके बोल रही हूँ, आप अपना रिजल्ट देखना. मैं एक सीए फाइनल में 75 ला पाई एंड दैट वाज जस्ट फॉर द रीजन बिकॉज आई सॉल्व 300 प्लस क्वेश्चंस फॉर ऑडिट. मैं हर चैप्टर के जितने क्वेश्चन पॉसिबल थे स्कैनर में मैं करती थी एंड दिस हेल्प्ड बी इन माय एग्जाम हॉल. मुझे समझ में आया कि हाँ ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है. सो क्वेश्चन आंसरिंग इज अ मस्ट फॉर ऑडिट इफ यू वांट टू हैव गुड मार्क्स, वरना सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा. सो क्वेश्चन 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 इस पे ध्यान देना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आते हैं. अब से हमारा स्टार्ट हो गया ऑप्शन वाला क्वेश्चन जिसमें आप कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. 2 का क्वेश्चन देखते हैं. Stayfit Private Limited is a startup that has been in the business for about 2 years. It runs an application which provides valuable information pertaining to nutrition and helps its client to access customized healthy food. The company's revenue were expected to grow in the coming period. तो revenue बढ़ने वाला है. Although the company has reflected net losses, तो आपको पता है कि आजकल स्टार्टअप यूजुअली स्टार्टिंग में 3 साल 5 साल 7 साल लॉस में ही रहते हैं, देन दे कम एट ब्रेक इवन एंड फिर वो प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के ईयर्स में उनको बहुत सारा मार्केटिंग करना पड़ता है. तो नेट लॉस होना बहुत कॉमन सी बात है. However, it has managed to meet its financial commitment. मतलब जो भी उन्होंने लोन ले रखा है, जो भी उन्होंने डेट ले रखा है, उसका इंटरेस्ट वो आराम से पे कर पा रहे हैं. कोई दिक्कत नहीं है. लॉस है, प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
The financial statements for last 2 years were prepared on going concern basis of accounting. The management of the company wants to follow the same basis of accounting for the current year. Is the view of management appropriate? How does the going concern affect preparation of financial statements? तो यहाँ पे मैनेजमेंट कह रहा है कि सेम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो फॉलो करेंगे, मतलब वो गोइंग कंसर्न ही है एंड गोइंग कंसर्न ही रहेंगे। तो आपको बताना है एज एन ऑडिटर क्या हमारा मैनेजमेंट सही है या नहीं है। तो बिल्कुल सही है, गोइंग कंसर्न में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स मीट कर पा रहे हैं, लॉसेस है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड एज द कंपनी सेइंग कि उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो हमें कोई एस्पेक्ट्स नहीं दिख रहे कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है। तो आराम से आप गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बेसिस पे अपने अकाउंट्स बनाए। गोइंग कंसर्न एंड लिक्विडेशन में मैं बता देती हूँ डिफरेंस क्या होता है। अगर आप गोइंग कंसर्न रहते हैं तो आप अक्रूवल बेसिस पे अपने अकाउंट्स बनाते हैं, वेराज अगर आप लिक्विडेट हो गए या बंद हो गए हैं तो आप कैश बेसिस पे अपना अकाउंट्स बनाते हैं, क्योंकि तब आपको देखना पड़ता है मुझे किस, सॉरी कैश बेसिस बोल रही हूँ, तब आप रियलाइजेशन बेसिस पे अपना अकाउंट्स बनाते हैं, क्योंकि तब आपको देखना है मुझे किसको कितने पैसे देने हैं, क्योंकि अब तो बिजनेस बंद होने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेफिड प्राइवेट लिमिटेड आराम से अपना गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड उसके आसार भी दिख रहे हैं, वो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी मीट कर पा रही है, उसका रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों सिनेरियो में। तो फर्स्ट तो मैनेजमेंट करेक्ट है एंड दूसरा इन्होंने पूछा हाउ डज द गोइंग कंसर्न इफेक्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर गोइंग कंसर्न है तो एफएस अक्रूवल मेथड में प्रिपेयर होता है, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो रियलाइजेशन मेथड में प्रिपेयर होता है। येट अगेन आप बोलोगे अरे ये तो मुझे कहीं बुक में नहीं पढ़ाया, तो बेटा ये तो प्रैक्टिकल चीज है, आपको आनी चाहिए। Going concern is one of the fundamental accounting assumption, important है, आपको लिखना होगा। The enterprise is normally viewed as a going concern, that is as continuing in the operation for foreseeable future. It is assumed that the enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation or of curtailing materiality the scale of operation। ये आप skip भी कर सकते हो। Under going concern basis of accounting, the financial statements are prepared on the assumption that the entity is going concern and will continue as an operation in the foreseeable future. General purpose financial statements are prepared using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or ceases the operation or has no realistic alternative but to do so। ये important है, ये पैरा लिखना है। In the given situation, company has reflected net losses but is able to meet its financial commitments. The revenue of the company is also growing. It shows that the management neither has the intention nor the necessity of liquidation or curtailing materially the scale of operations। ये important है, आपको situation के साथ relate करना होगा। Therefore, the view of management of for going concern is correct. Further, significance of going concern is due to effect of preparation of financial statement. Ability or otherwise of an enterprise to be viewed as a going concern affects its preparation of financial statement. When the use of going concern basis of accounting is appropriate, assets and liabilities are recorded on the basis that entity will be able to realize its asset and discharge its liability in the normal course of business। यानी accrual basis पे बनती है वो, and यहाँ पे वो liquidation या realization basis पे बनती है। तो ये आपको लिखना है। तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा बुकिश सवाल नहीं है, प्रैक्टिकल सवाल ज्यादा है, सवाल हार्ड नहीं है। अगर आप कॉमन सेंस लगा रहे हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। PQR and Associates and MNO and company, both firm of chartered accountants, have been appointed as joint auditors. Before the commencement of audit, joint auditors should discuss and develop a joint audit plan. In developing joint audit plan, the joint auditor should identify and division of audit areas and common audit areas, explain stating the other relevant consideration in regard to reference of auditing। बहुत ही सरल और इजी सवाल है, इसमें आपको वो 5 चीज लिखनी है जो जॉइंट ऑडिटर्स कंसिडर करते हैं। सबसे पहले तो वो काम डिवाइड करते हैं, फिर वो देखते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट करना है, फिर वो देखते हैं कि हमारी एंगेजमेंट टीम की एफर्ट कहाँ डायरेक्ट होनी चाहिए, फिर वो नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज प्लान करते हैं एंड वो देखते हैं कि जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज उन्होंने कंडक्ट की थी, मतलब चेक किया था कि एंटिटी कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं कि नहीं, मैनेजमेंट हेल्प कर रही है कि नहीं, उनका रिजल्ट्स क्या है। बहुत सरल सवाल, अगर आप सही आंसर करते हैं तो ये 5 में से 5 आपके हैं, पर हाँ 5 पॉइंट सही लिखने होंगे, 5 पॉइंट्स मन से नहीं लिख सकते। ऑर्डर को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, नहीं, ऑर्डर को यही करना होता है जॉइंट ऑडिट में। Management of Cool Drinks Limited suspects that some employees of the company may be involved in making fraudulent payments to dummy workers
at its various plants in the country. Therefore, there are considering appointment of the firm of auditors to conduct audit involving detailed examination of accounts. However, one senior person among board members, Mr. P, objects the use of word audit in the proposed assignment. Comment. Also discuss how audit is different from investigation. तो मतलब इतनी कहानी रच के इन्होंने क्या की, लास्ट में पूछा तो यही कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है. तो यहाँ पे इन्होंने पैरा में लिखा है, आप चाहे तो आप टेबल में लिख सकते हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि इन्होंने पैरा में लिखा है तो मुझे भी पैरा में लिखना है. आप टेबल में पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन करके लिख सकते हैं. मैं आपको मेजर डिफरेंसेस बता देती हूँ. ऑडिट का हमारा ऑब्जेक्टिव अलग होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू देखना होता है. हमारे एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, उसको देखना होता है वो पर्टिकुलर फ्रॉड हुआ है कि नहीं. ऑडिट का स्कोप वाइड होता है, हमारे एंगेजमेंट का स्कोप नैरो होता है. ऑडिट जनरली ऑडिटिंग प्रोसीजर्स जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग द्वारा स्टेटेड है वो फॉलो करता है, वेयर जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो एक एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर के तौर पे होता है. ऑडिट में हमारा ऑडिटर स्केप्टिकल होता है, सस्पिशियस नहीं होता है, पर इन्वेस्टिगेशन में हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो सस्पिशियस होता है. ऑडिट में हम परसुएसिव एविडेंस से मान जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए होता है. ऑडिट जनरली एक पर्टिकुलर पीरियड यानी एनुअल पीरियड का होता है, इन्वेस्टिगेशन का ऐसा कोई समय नहीं होता है. तो ये सब आप लिख सकते हो, बहुत है, 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. Audit is distinct from investigation. Investigation is critical examination of accounts with a special purpose. For example, if a fraud is suspected, it is specially called upon to check the accounts whether fraud really exists. It takes the character of investigation. Objective फिर लिखा है इन्होंने. नेक्स्ट स्कोप के बारे में लिखा है. इन द गिवन सिचुएशन फिर इन्होंने केस से रिलेट किया, ये इसके आपको 1 नंबर मिलते हैं, तो ये आपको करना है. आप टेबल लिखो, पैरा लिखो, कुछ भी लिखो, पर आपको केस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. In the given situation, management of the company suspects that some of the employees may be involved in making fraudulent payments on account of dummy workers at its different plants in the country. Such an assignment is in the nature of investigation. तो हमारा जो बोर्ड मेंबर था P वो बिल्कुल सही है. थर्ड क्वेश्चन, मुझे लगता है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए. अगर ये क्वेश्चन में आपका थोड़ा प्रैक्टिकल आई साइड है, आपको लगता है प्रैक्टिकली करेक्ट हो, तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए ऑप्शन में. मुझे लग रहा है इसके आंसर्स भी छोटे हैं, आप अगर सही सही लिखते हो तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे. तो ये क्वेश्चन इज अ मस्ट अटेम्प्ट इन ऑप्शंस. Mr. Chetan is appointed as the auditor of Spot Limited, a small company. Mr. Chetan is aware that CARO 2020 is not applicable to small company. List out the classes of companies that are specially exempt from applicability of CARO 2020. एकदम सरल, मतलब मक्खन क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आ नहीं सकता. इतना डायरेक्ट इन्होंने पूछ लिया कारो 2020 किस पे एप्लीकेबल नहीं होता. और बहुत इजी है. किस पे नहीं होता? बैंकिंग कंपनी पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, स्मॉल कंपनी पे, ओपीसी पे एंड सेक्शन 8 कंपनी पे. उसके बाद ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ना पब्लिक की होल्डिंग है ना सब्सिडरी है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व या रिजर्व एंड सरप्लस इज लेस देन 1 करोड़, जिसका टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ एंड जिसका जो बोरोइंग्स है वो भी है लेस देन इक्वल टू 1 करोड़. और आपको कुछ लिखना ही नहीं है. अगर आप ये चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पब्लिक कंपनी विच इज नॉट होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया गलती से, ये होगा प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, जिसका टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, और जिसका आपका बोरोइंग्स इज लेस देन इक्वल टू 1 करोड़. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Z Limited is engaged in the manufacturing and export of shoes. The statutory auditor of the company wants to reasonably assure that only inventories recorded in financial statements are
exclusively owned by the company and do not include any inventories that belong to third parties, but includes inventory owned by the company lying with third party. तो बहुत बार होता है हमारे गोडाउन में जगह नहीं होता, हम अपनी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रख देते हैं, या हमने कुछ परचेज किया है जो अभी तक हमें उठाने का टाइम नहीं मिला है, तो वो हमारी इन्वेंट्री होती है जो थर्ड पार्टी के पास होती है. बहुत आसान है, आप अश्योर कर सकते हो. एडवाइज द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट द ऑडिटर शुड टेक. तो क्या क्या कर सकते हैं आपको नॉर्मली, ये जो आप ऑडिट ऑफ आइटम्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्वेंटरी प्रोसीजर्स पढ़ते हो वो सब करना है इसमें. एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जामिन करना है, सेल्स परचेज का कट ऑफ टेस्ट ले लो, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देख लो, फिजिकल इन्वेंट्री को परपेचुअल रिकॉर्ड से रिकनसाइल कर लो, लेजर से रिकनसाइल कर लो, टैग्ड इन्वेंट्री है तो टेस्ट फॉर ओमिटेड ट्रांजैक्शन, अगर इनवैलिड ट्रांजैक्शन है तो वो कर लो. फिर सामने वाले से आप कंफर्मेशन ले सकते हो एज टू कंडीशन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स. अगर कुछ कंसाइनमेंट में है तो देख लो कि दे हैव बीन प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड, मिली नहीं है, वरना समझ ही नहीं आएगा कि हमारी इन्वेंट्री सामने वाली की इन्वेंट्री कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है कि नहीं है. तो ये आसान सवाल है आपका. अगर आपने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस पढ़ा है, आपने वो चैप्टर किया है, तो आप 3 अटेम्प्ट कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने नहीं किया तो आप 3 स्किप कर सकते हो. SQC1 requires assumption of leadership opportunities for quality within the firm. Are such leadership responsibilities required for audit engagements only? बिल्कुल नहीं, सारे engagements के लिए SQC1 लगता है. आपको चैप्टर 1 अगर याद हो तो सिर्फ engagement जो audit के लिए concerned है उसमें नहीं है, assurance है, prospective financial information है, कुछ भी है, SQC1 सब पे लगता है. Who assumes such leadership opportunities within the firm? Obviously leader. और जो हमारे engagement partner है वो, और कौन करेगा? How is it important for audit quality? अगर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी सही नहीं होंगी, अगर हमारा लीडर सही नहीं होगा तो हमारा फर्म कभी भी सही नहीं होगा. लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको टाइम टू टाइम सबको अपडेट करना चाहिए विद इन्फॉर्मेशन, सो दैट ऑडिट इज डन एज पर रेलिवेंट टर्म्स. ही शुड इंश्योर दैट एवरीवन इज एथिकली करेक्ट. कोई अनएथिकल मीन्स के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा है, सब सही से ऑडिट कर रहे हैं, सब स्टैंडर्ड्स वाइड ऑडिट कर रहे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिट क्वालिटी. Firms to establish policies and procedure designed to promote internal culture based on recognition that quality is essential in performing engagements. Therefore, such leadership opportunities are required for all engagement and not for audit engagements only. Such policies and procedures should require the firm's chief executive officer or firm's managing partners or firm's engagement partner to assume ultimate responsibility. The example set by leadership encourages an inner culture that recognizes high quality audit work. तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, बट इसका बीच वाला क्वेश्चन वही है कि अगर आप ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके गए हो तब तो बढ़िया है, नहीं तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते. 4 पे आते हैं. CAX is contemplating the use of negative confirmation request as the sole substantive audit procedure to verify certain accounts payable balances reflected in financial statements of the company. Which of the conditions need to be met to use negative confirmation request as stated above? Additionally, CAX is of the view that negative confirmation provide the same level of persuasive audit evidence in case of positive confirmations. Do you agree with his viewpoint? Provide reasons for your answer. तो मैं बता दूं नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होता है. नेगेटिव कंफर्मेशन ये होता है कि आप सामने वाले को कंफर्मेशन भेजते हो और कहते हो कि अगर तुम डिसएग्री करते हो तभी हमें रिप्लाई करना, वरना हम मान लेंगे तुम इससे अग्री करते हो. तो नेगेटिव कंफर्मेशन यूजुअली ऑडिटर बहुत एक्सट्रीम केसेस में भेजता है. 4 केसेस होते हैं जो आपके ऐसे 505 में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में पढ़ नहीं चुके हो, आप पढ़ चुके हो. बट हाँ, नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड द लीस्ट परसुएसिव ऑडिट एविडेंस. सबसे बेस्ट होता है आपका ब्लैंक कंफर्मेशन की सामने वाला आपको फिगर भर के दे देगा, तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरी तरीके से कंफर्म हो जाओगे. पॉजिटिव में वो अग्री करता है या नहीं करता है फिर वो रिप्लाई करेगा. यहाँ पे अगर वो अग्री नहीं करता है सिर्फ तभी वो रिप्लाई करेगा, तो डेंजरस हो जाता है, क्योंकि अगर सामने वाला भेजना भूल गया तो आपको तो अज्यूम कर लोगे कि हाँ वो अग्री करता है, वेरएज वो करेक्ट नहीं भी हो सकता है. तो जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो तो मैंने पहले आंसर कर दिया कि failure of confirming party to respond to a negative request provides a significantly less persuasive audit evidence than response to a positive confirmation request. तो ये तो उसका गलत है. कब कब आप भेज सकते हो? जब बहुत सारे होमोजीनियस टाइप आइटम्स है, छोटे 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 आइटम्स है, तो आप भेज सकते हो उसमें कि वहां पे चलो ठीक है सामने वाला तभी रिप्लाई करेगा जब गलत है. अगर आपको लगता है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट बहुत कम है,
एक्सेप्शन रेट आपको बहुत कम एक्सपेक्टेड है कि बहुत कम एरर्स सामने आएंगे। एंड लास्टली उसको ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगता कि जो हमारे नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट वाले रेसिपिएंट्स है वो डिसरिगार्ड करेंगे, उसको लगता है सब जन रिप्लाई कर देंगे। बड़ा भूल है हमारा ऑडिटर, तो इसको लगता है वरना ऐसे कोई रिप्लाई नहीं करता। लोग भूल जाते हैं, लोगों को मतलब नहीं होता नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से। CAH has been offered audit of financial statements of a society engaged in promoting social causes, such as setting up drug de-addiction centers for misguided youth and rehabilitating such young people by helping them find avenues for gainful एम्प्लॉयमेंट। बहुत अच्छा काम कर रहा है CAH, भी बहुत अच्छा काम कर रहा है अगर वह ऐसी कोई एंटिटी की ऑडिट कर रहा है। However, CAH failed to send audit engagement letter to the society's governing body and proceeded to conduct the audit. In the absence of this letter, the governing body is of the view that purpose of such audit is to provide absolute assurance. मैंने बोला था engagement letter is a must। अगर आप सामने वाले को assurance या बताते नहीं हो कि हम ऑडिट में क्या करने वाले हैं, तो सामने वाला तो समझ लेता है ऑडिटर नहीं है स्पाइडरमैन और सुपरमैन है, सब कुछ कर देगा। तो वो नहीं होता है एंगेजमेंट लेटर, इसीलिए भी भेजा जाता है। कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग तो बाद में, वरना हमारे क्लाइंट हमारे शेयर होल्डर समझते हैं कि ऑडिटर नहीं है, मजिशियन है, सब कुछ कर लेगा, इकलौता इंसान है। अरे एक इंसान भगवान ने क्या बनाया है, सब कुछ कर देता है ये। Does it contribute violation of fundamental principles governing professional ethics? State the reason for same। तो उसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, फिर आपको बताना पड़ेगा एंगेजमेंट लेटर क्यों जरूरी है, कि वो कंफ्यूजन बाद में एलिमिनेट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग एलिमिनेट करता है, प्लस इट सर्व्स एज एन एविडेंशियल प्रूफ ऑफ वर्क ऑफ द ऑडिटर कि हम यही सब काम करने वाले हैं, वरना अज्यूम करने वाले बहुत लोग हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स तो ब्रेक हुआ है क्योंकि CAH ने एथिकल काम तो नहीं किया है, ऐसे ही भूला भाली ये सब चलेगा नहीं। The agreed terms of audit engagement shall be recorded in audit engagement letter or other suitable form of written engagement. That letter includes objective and scope of audit of financial statements. The absence of such letter leads to misunderstanding or confusion. By not following the requirements of SA 210, CAH has not acted ethically. He has violated principles of professional competence and due care. The principle requires an accountant to maintain and attain professional knowledge and skill at a level required to ensure that the client or employing organization receives competent professional service based on current technical and professional standards and relevant legislation and act diligently in accordance with applicable technical and professional standards। तो ये एक ही लाइन इन्होंने इतना बड़ा लिखा, आप चाहे तो आप इसको पॉइंटर्स में लिख सकते हैं। नॉन सेंडिंग ऑफ एंगेजमेंट लेटर शोज लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन सच पार्ट ऑफ CAH, therefore he has violated। तो ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप तोड़ तोड़ के पॉइंट्स लिख सकते हो। C पे आते हैं, while verifying cash and cash equivalents of a company, CAD engagement partner is very particular that BRS prepared by the management in respect of bank account maintained by the company is proper to rule out misstatements in cash and cash equivalents reflected in financial statements of company. The company does not use net banking and prefers to issue checks to its creditor, and उसकी वजह से BRS में इतना झोल है क्योंकि आपका अगर नेट बैंकिंग होता है तो आजकल तो इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है, तो BRS का इतना झोल होता नहीं है। Which aspects need to be taken care of and verified by CAD in respect of BRS? तो ये भी वही है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ FS। अगर आप करके आए हो तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर छोड़ सकते हो, एंड दूसरा बाकी तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले बैंक बुक को बैंक कंफर्मेशन से टैली करो, उसके बाद चेकिंग ऑफ ऑल मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स इंक्लूडिंग चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। जो भी आपके आइटम्स होते हैं BRS के, जो आप 11th-12 में सीख के आते हो, वो सब आप चेक करोगे। चेकिंग ऑफ ऑल मटेरियल रिकंसाइलिंग items including checks deposited but not credited by requesting for bank deposit slip duly acknowledged by bank, verifying if the balances were credited by bank subsequently by tallying the bank statements of the company। तो इसमें आपको बताना है BRS के सारे आइटम, यहाँ पे भी आपको BRS के ही सारे आइटम्स बताना है। एक साइड आपको डेबिट का बताना है, एक साइड आपको क्रेडिट का बताना है, एंड दोनों लिखना है। Checking of all materially reconciling items included under amounts or charges debited credited by bank but not accounted for by requesting for bank statements for the period under audit and tallying the same। तो यहाँ पे जो बैंक का चार्जेस वगैरह होता है जो आपके पासबुक में आता है, जो ऑल्दो कंपनी ने चेक दिया या लिया नहीं है, बट
आपका बैंक खुद ब खुद अचानक से इंटरेस्ट दे देता है या चार्जेस डिडक्ट कर देता है, तो उसके बारे में बात करना है। तो ये अगर आप ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भी करके गए हो बट आपने ऑडिट अच्छे से सॉरी अकाउंट्स अच्छे से पढ़ा 11-12 में, तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। ये तीनों जो पॉइंट्स है इसके उससे रिलेटेड है। और चौथा पॉइंट तो ऐसे भी कोई भी सीए स्टूडेंट बना देगा कि बैंक इन्फॉर्मेशन से टैली कर लो। तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप अकाउंट्स पढ़ के गए हो तो बढ़िया, नहीं पढ़ के गए हो तो आप मत अटेम्प्ट करना। फिफ्थ पे आते हैं। CA Sumit has been appointed as the statutory auditor of Core Limited. List out some matters that he may consider in determining whether a deficiency or combination of deficiency constitutes significant deficiency. Important question है, आपके पिछले MTP RTP में भी बहुत बार आ चुका है कि significant deficiency कब बनते हैं। तो जब आपको लगता है कि वो deficiency material misstatement का रूप लेने वाली है, या कोई fraud और error हो रहा है, या subjectivity and complexity है कुछ, अगर बहुत सारे डेफिशिएंसी है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी अगर बहुत वॉल्यूम में हो रहा है तो ऑब्वियसली वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी अगर बार बार हो रहा है मतलब वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। अगर वो डेफिशिएंसी दूसरे डेफिशिएंसीज को पैदा कर रही है तो वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है। ये अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप बाकी पॉइंट्स भी लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, for example, general monitoring control, control over prevention and detection of fraud, control over selection and application of significant accounting policies, control over significant transaction outside the entity, रिलेटेड पार्टी के साथ पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अगर ये सारे कंट्रोल्स चंगे हैं तो जनरली आपका सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी का चांस नहीं होता, और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली चांस तो है। While conducting the audit of Xena Limited, CAE is trying to obtain an understanding of different components of internal controls of the company. Such an understanding is required and is necessary and is required to be documented in accordance with standards on auditing. In this context, how shall he obtain an understanding of risk assessment process of the company and how is the understanding important to the auditor? बहुत ही फिर सरल सवाल, इसका बहुत इजी आंसर है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या क्या रिस्क है, फिर एग्जिस्टेंस देखो, फिर असेस करो लाइकलीहुड एंड चेक करो कहाँ कहाँ क्या क्या रिस्क है। Identify the business risk, estimate the significance of risk, decide assessing the likelihood of risk and deciding upon the actions to address those risks. ये बहुत इजी है, आपका रैप में हर जगह रहता है, तो ये आप मेरे हिसाब से पढ़ के गए होंगे, ये कोई बच्चा मिस नहीं किया होगा। बट अगर आप किए तो उस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये कुछ ऐसा है जो हम मुझे लगता है ऑडिट के क्लास में याद हो जाता है, जिन बच्चों ने ऑडिट की क्लास की तभी याद हो जाता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये रिस्क, फिर उसको एस्टिमेट करो, फिर देखो कि क्या क्या लाइकलीहुड इस रिस्क का एंड फिर एक्शन डिसाइड करो। If that the entity's risk assessment process forms the basis for risk to be managed, if that process is appropriate, it would assist the auditor in identifying risk of material misstatement. Risk can arise due to change of factors such as अगर new technology है, new government है, business है, product है, operative environment में change है, अचानक से कोई global change आ गया तो इससे risk affect हो सकती है। Section 72 subsection 1 of the Multi-State Cooperative Society Act states that only a person who is a chartered accountant within the meaning of Chartered Accountants Act can be appointed as the auditor of Multi-State Cooperative Society, बिल्कुल सही कहा, who according to section 72 subsection 2 is disqualified from being appointed। बहुत सरल सवाल, तो आप देख रहे हो आपको यहाँ पे अगर सिर्फ आप अकाउंट्स का थोड़ा नॉलेज लगा लो तो 5 जो क्वेश्चन है उसमें आप 14 में से एटलीस्ट कोई भी बच्चा 10 से 11 आराम से ला सकता है। बहुत ही इजी सवाल पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से, बाकी आप जैसे प्रिपेयर करके हुए हो उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले कौन कौन नहीं हो सकता, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता, ऑफिसर और एम्प्लॉय नहीं हो सकता, अगर ऑफिसर और एम्प्लॉय का कोई एम्प्लॉय तो वो नहीं हो सकता, अगर कोई बंदा इनडेटेड है या किसी ने गारंटी दी है, किस से ज्यादा, यहाँ पे लाखों में बात नहीं होती, यहाँ पे हजारों में बात होती है, तो 1000 से ज्यादा अगर कोई बंदा इनडेटेड है या किसी ने गारंटी दी है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। Sixth question, National Bank has advanced credit facility to Sun Industries। कितनी की क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांट की है? 25 लाख की। Following is the extract or account of Sun Industries reflected in CBS of bank from December 1 to March 31। तो ये है हमारे सन इंडस्ट्रीज का अकाउंट। तो एक बार देखना इस अकाउंट को, 25 लाख की कैश क्रेडिट फैसिलिटी थी,
ये पैसा लेते गया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, इंस्पेक्शन चार्जेस एंड इंटरेस्ट चढ़ते गए। इसका क्रेडिट कब हुआ? 1 लाख का हुआ, वो भी 31/12 को। आज 31/3 आ गए, 90 दिन हो गए, कोई क्रेडिट हुआ है? नहीं हुआ है। आपको ऐसे इस क्वेश्चन का एनालाइज करना होगा। देखो डेट, ध्यान से देखो, क्रेडिट दोबारा नहीं हुआ है एंड 90 दिन पास हो गए। मतलब ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? ओ ओ ओ, आउट ऑफ ऑर्डर का इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पे दिमाग चलाना होगा। यहाँ पे वो क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं मेंशन करेंगे आउट ऑफ ऑर्डर का, आपको खुद देखना होगा। 31 दिसंबर हो गया एंड आज 31 मार्च हो गया, 90 दिन हो गया है, ये बंदा ने कुछ भी क्रेडिट नहीं किया है, तो मतलब आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। Drawing power during the above period was consistent at 25 lakhs. The accounts was classified as standard asset on 31st 12। हाँ, तो 31st 12 तक तो इसने एक बार पेमेंट कर दिया था, 31st 12 के बाद 31st March तक नहीं किया। Comment on the asset classification of above account on 31st March in books of accounts as per RBI norms। इसमें आप आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे आपका दिमाग लगेगा, यहाँ पे आपको एनालिसिस करनी होगी कि 90 दिन से ज्यादा कोई क्रेडिट नहीं हुआ है। इन्होंने देखो डायरेक्टली आउट ऑफ ऑर्डर का बता दिया कि आउट ऑफ ऑर्डर मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर से ज्यादा रहता है, अगर 90 दिन से ज्यादा कोई क्रेडिट नहीं होता है, और अगर 90 दिन से ज्यादा कोई क्रेडिट हो भी, 90 दिन में कोई क्रेडिट हो भी जाता है, तो वो इंटरेस्ट भरने के काबिल नहीं होता है। तो 3 केसेस होते हैं हमारे आउट ऑफ ऑर्डर के। सबसे पहले, ड्रॉइंग पावर सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हमारा अमाउंट रहता है, 90 दिन में कोई भी अमाउंट क्रेडिट नहीं होता उस अकाउंट में। तीसरा, अगर कोई अमाउंट क्रेडिट हो भी गया, वो इंटरेस्ट भरने के भी काबिल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज अट्रैक्ट होगा? ये क्लॉज अट्रैक्ट होगा। In the given case, although outstanding balance is less than 25 lakhs, there are no credit continuously for 90 days. Therefore, it has become out of order and will be classified as NPA। मैंने बोला दिमाग लगाना होगा यहाँ पे आपको। Next question. While performing audit of financial statements of a listed company, statutory auditor needs to maintain an attitude of professional skepticism for related party information. State examples of records or documents that may provide information about related party relationships and transactions। ये आपको ऐसे 550 में कहीं नहीं मिलेगा, बट अगर आपने प्रीवियस एमटीपी आरटीपी सॉल्व किया है तो ये कंटिन्यूसली प्रीवियस एमटीपी आरटीपी में आ चुका है, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग इज इम्पोर्टेंट। ये आपका ऐसे 550 का सवाल नहीं है, ऐसे 550 में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट उसके बाद अगर आप इसे क्वेश्चंस देखोगे तो ये आपको मिलेगा। इसमें क्या क्या रिकॉर्ड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स? तो सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न से एस्टेब्लिश कर सकते हो, उसके बाद अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उससे एस्टेब्लिश कर सकते हो, की स्टेक होल्डर से एस्टेब्लिश कर सकते हो, इंफॉर्मेशन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी को दी गई है उससे एस्टेब्लिश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट से एस्टेब्लिश कर सकते हो, की मैनेजमेंट पर्सन के जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे एस्टेब्लिश कर सकते हो, ट्रांजैक्शन एंटर्ड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, उससे एस्टेब्लिश कर सकते हो, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट से एस्टेब्लिश कर सकते हो, रीनेगोशिएशन ऑफ रिपोर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट से भी एस्टेब्लिश कर सकते हो। इसमें आपको 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट याद करने जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट 7 याद करके रहना। आंसर बहुत इजी है, बट आपको आता होगा तब आप आंसर कर पाओगे। तो अगर सिर्फ ऐसे 550 पढ़ के चले जाओगे और सोच लोगे मैं सब कुछ आंसर कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। Sanjana is of the view that there exist some disadvantages in the use of audit programs, but most of it can be removed by following some concrete steps. Do you agree with her perspective? Comment. तो ऑडिट प्रोग्राम की क्या क्या डिसएडवांटेज होता है? सबसे पहले वो छोटे एंटिटी के लिए सही नहीं होता, फिर वो कई बार बहुत मैकेनिकल हो जाता है, फिर वो जो कामचोर लोग होते हैं उनको और प्रमोट करता है और कहता है कि जो ऑडिट प्रोग्राम में वही सॉल्व करो, वो फिर सोचते भी नहीं आगे क्या हो सकता है। एंड कई एंटिटीज के लिए रिजिड प्रोग्राम्स नहीं एस्टेब्लिश हो सकते, तो बहुत आराम से ये सारे डिसएडवांटेजेस को हटाया जा सकता है, क्योंकि एज वी ऑल नो ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस ऑडिट प्रोग्राम के डिसएडवांटेजेस से कई ज्यादा होते हैं। तो ये सबको हटाया जा सकता है अगर असिस्टेंट ध्यान दे और उसका पार्टनर ध्यान दे। तो यहाँ पे इन्होंने पहले डिसएडवांटेज स्टेट कर दिए सारे। All these disadvantages may be eliminated by imaginative supervision of the work carried by assistants. The auditor must have the receptive attitudes as regards the assistants. The assistant should be encouraged to observe matters objectively and bring sufficient significant matters to the notice of supervisor or principal। तो इस ये चारों पॉइंट्स के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लास्ट पैरा नहीं लिख के आते
ओ सॉरी 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। तो इन चारों पॉइंट्स के लिए आपको 3 मार्क मिलेंगे एंड इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे। अगर आप लास्ट पॉइंट नहीं लिख के आते हैं तो आपके 1 मार्क हो जाएंगे गायब। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम मैंने पूरा लिखा था फिर 1 मार्क कहाँ चला गया। तो आप जब कंक्लूजन नहीं डालते हो, केस से रिलेट नहीं करते हो, तो आपका 1 मार्क हो जाता है गायब। And to the last question of our MTP, BOTS is a manufacturing entity having material, property, plant and equipment. The author of the entity wants to verify that PP items have been valued appropriately as per generally accepted accounting policies and practices. Comment on the significance of such verification, suggest the audit procedures. क्या क्या देखना होगा? PP कैसे आता है हमारे बैलेंस शीट पे? कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन लेस इम्पेयरमेंट। तो आपको देखना होगा कॉस्ट सही कैलकुलेटेड है एज पर एएस इंड एएस कैलकुलेटेड है, डेप्रीसिएशन है वो शेड्यूल को फॉलो कर रही है एंड रेडी फॉर यूज से कैलकुलेटेड है, सब एलिजिबल एसेट्स पे कैलकुलेटेड है लैंड को छोड़ के। एंड इम्पेयरमेंट है तो उसके लिए आपको देखना होगा कि हमारा इंड एएस 36 और एएस 25 फॉलो हुआ है एंड इम्पेयरमेंट का जो कैलकुलेशन है वो सही है। सॉरी एएस 25 नहीं होगा, एएस 28 होगा, एकदम सॉरी। एएस 25 दूसरा होता है आपका, इंटरिम पे होता है। एएस 28 फॉलो हुआ है कि नहीं? अब एएस 28 शायद आपके सिलेबस में भी है, अगर नहीं है तो आप याद कर सकते हो एएस 28 इन एएस 36, कोई दिक्कत नहीं है। It is a common understanding that value of fixed assets or PP depreciates due to efflux of time, use and obsolescence. Audit procedures that the auditor should follow to verify PP items have been valued appropriately as per generally accepted accounting policies and practices are: verify that entity has charged depreciation on all items except for non-depreciable items like freehold land. Assess that depreciation methods reflects the pattern in which assets future economic benefits are expected to be consumed. मतलब जैसे जैसे asset use हो रहा है वैसे वैसे depreciation चार्ज होगा, ये भी accounts knowledge है। And ensure that impairment अगर हुआ है तो क्यों हुआ है एंड impairment का वैल्यू सही है ना एज पर AS 28 है ना। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो थोड़ी लंबी है, 1 घंटे कुछ मिनट की वीडियो हो गई है, बट आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इसमें मैंने ट्राई किया है जितना सिंप्लीफाई आपके लिए कर सकूं अप्रोच, जितना इजी कर सकूं आंसर्स मैंने किया है। आपको बीच बीच पे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए हैं जिससे आप अपना ऑडिट पेपर और इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डू सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, and if you want to see a video on MTP series 2 also do comment down below and I'll get it near soon. So thank you once again.